नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका मैं स्वागत करता हूं अपने इस लोक भारती हिंदी इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस YouTube चैनल पर जो विभिन्न प्रकार की कक्षाएं हैं, इन कक्षाओं के जो पाठ हैं, इन पाठों को यहाँ पर पढ़ाया जाता है। आज हम 8वीं कक्षा का दूसरा पाठ, एक कहानी है, बड़ी सुंदर कहानी है जिसका नाम है वारिस कौन। और इस पाठ के, इस कहानी की लेखिका यहाँ पर दिया है विभा रानी जी। विभा रानी जी ये इस पाठ की, इस कहानी की लेखिका है। इनके परिचय से पहले मैं आपको बता दूं इनकी विशेषता क्या है। ये ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हैं, इनको कैंसर हुआ था और इनके बारे में बड़ी दर्द भरी कहानी इंटरनेट पर, अंतर्जाल पर दिखाई देती है। अगर समय मिला, मौका मिला तो ज़रूर इसे पढ़ लीजिए। और इस कैंसर को परास्त करके वो एक समर्थ लेखिका के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है। वैसे इनका जन्म 1959 में जो बिहार में मधुबनी गांव है, इस मधुबनी गांव में इनका जन्म हुआ। और ये जो लेखिका है विभा रानी जी, वो अनेक प्रकार से संपन्न, एक प्रतिभा संपन्न इनका व्यक्तित्व दिखाई देता है। इन्होंने हिंदी और मैथिली इन दो भाषाओं में लेखन किया और वो लेखन राष्ट्रीय स्तर का होने के कारण उन्हें राष्ट्रीय स्तर की लेखिका ऐसा कहा जाता है, माना जाता है। इन्होंने कई प्रकार की कहानियां लिखी, कई प्रकार के गीत लिखे हैं, अनुवाद किया है, लोक साहित्य अथवा नाट्य लेखन में भी इन्होंने अपनी कलम चलाई है। आप विभा रानी जी समकालीन जो फिल्म हुआ करती हैं, महिला व बाल विषयों पर लोकगीत और लोक साहित्य के क्षेत्र में ये निरंतर काम करती रही और समाज को एक नई चेतना देने का काम उन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा किया है। ऐसी ये बहुश्रुत, बहुआयामी प्रतिभा की धनी विभा रानी जी ने यह कहानी लिखी है जिसका नाम है वारिस कौन। इनके प्रमुख कृतियों के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। इनकी प्रमुख कृतियाँ देखिए। चल खुसरो घर अपने, मिथिला की लोक कथाएं, गोनू झा के किस्से, ये कहानी संग्रह है। अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजियो, यह नाटक है। समर्थ CAN द्विभाषी हिंदी अंग्रेजी का अनुवाद। बिल टेलर की डायरी आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। तो ये विभा रानी जी, इन्होंने यह जो पाठ लिखा है, यह जो कहानी लिखी है जिसका नाम है वारिस कौन। यह जो कहानी है, इस कहानी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह एक संवादात्मक कहानी, संवादात्मक, जिसमें संवाद को काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। और उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। यह एक सबक, यह एक सीख इस कहानी के द्वारा वो देना चाहती हैं। और जो भी अपने पास जो समय है और साधन है, इनका अगर हम उचित प्रयोग करें तो हमें जीवन में सफलता प्राप्त होती है। जैसे कि एक गांव में एक किसान रहता था और यह किसान बड़ा मेहनत करते हुए अपना जीवन यापन उसने किया था। लेकिन उसे चिंता हो रही थी कि अब वह बूढ़ा हो चुका है और इस बुढ़ापे में अब उसको दूसरों का, यानी बेटों का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन ये जो बेटे थे, 3 बेटे थे उसके, बड़े निकम्मे थे, काम करना उन्हें अच्छा नहीं लगता था, मेहनत से हमेशा भागते रहते थे। और यही एक चिंता उसे खाए जा रही थी कि अब इसमें से मेरा उत्तराधिकारी कौन बनेगा। और तब उसने ठान लिया कि चलो बच्चों को ज़रा परख लेते हैं कि कौन सा बच्चा सयाना है, कौन सही गलत का विचार कर सकता है। इसलिए उसने एक दिन
अपने तीनों बच्चों को बुलाया और तीनों बच्चों को थोड़े बहुत पैसे दिए, 100-100 रुपये दिए और कहा कि इन 100 रुपयों से अपना जो कमरा है वह कमरा तुम सजाओ। कैसे सजाना है, कौन सी चीज़ें लानी है, मैं नहीं बताऊंगा, आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए इसे सजाना है। बस पैसे मिल गए हाथ में। पहला जो बच्चा था, लड़का था, वह बाज़ार में चला गया और बाज़ार में जाने के बाद उसे तो वैसे सिर्फ खाने पीने की लत हुआ करती थी, इसलिए उसने क्या किया, उस 100 रुपये में से खाने पीने की चीज़ें लाई, अपने कमरे में गया और कमरे में जाने के बाद विचार करने लगा कि अरे भाई पिताजी आएंगे, पूछेंगे कि कमरा भरना है, लेकिन किससे भर दिया है तो क्या कहूँगा। उस पर भी थोड़ा सा विचार किया और खाना खाकर वह सो गया। जो दूसरा लड़का था, इस दूसरे लड़के ने क्या किया, उसे तो बस खेती के बारे में विचार रहता था। उसने कहा कि मैं खेती करता हूँ, पिताजी शायद ऐसा कहना चाहते हैं कि खेती की वस्तुओं का प्रयोग करते हुए अपना घर भर दो। वो खेत में चला गया, वहाँ से घास उठाई और घास लेकर वह अपने कमरे में आ गया और पूरी घास अपने कमरे में यहाँ वहाँ फैला दी और बस आराम से लेट गया। लेकिन तीसरा जो लड़का था, वह तीसरा लड़का छोटा लड़का लेकिन सबसे सयाना था। उसने सोचा पिताजी ने इस कमरे को भरने के लिए कहा है, अब मैं क्या करूं, 100 रुपये में मुझे ये जो वस्तुएं लानी है वो वस्तुएं भी लानी है और वो इतनी होनी चाहिए कि पूरा कमरा भरना चाहिए। थोड़ा सा सोच विचार कर वह बाज़ार में गया। बाज़ार से आने के बाद उसने कुछ चीज़ें अपने साथ लेकर वह खरीद कर घर आ गया। इसमें एक भगवान की तस्वीर थी और धूप जलाने के लिए धूप लेकर वह आ गया और अपने कमरे को उसने पूरी तरह से स्वच्छ साफ सुथरा किया और साफ करने के बाद, स्वच्छ करने के बाद वह तस्वीर एक ऐसे स्थान पर रख दी, ऊंचे स्थान पर, और उसके सामने उसने वो धूप जलाई और बस उस तस्वीर के सामने वह आंखें बंद करके बैठ गया। पिताजी आ गए देखने के लिए। पहला कमरा खोल दिया तो वो लड़का जो था वह सो गया था। उसे जगाया और कहा कि पूछा कि अरे भाई तुमने अपना कमरा खाली रखा है? तो वह बोलता है कि नहीं पिताजी, खाली कैसे है, यहाँ पर देखो चारों तरफ हवा भरी हुई है, इसलिए मैंने अपने कमरे को हवा से भर दिया है। बाकी रुपयों का क्या किया, वो रुपए में भूख लगी थी इसलिए खाना खाकर सो गया। पिताजी ने उसे लेकर हाथ को पकड़कर बाहर आ गए, दूसरे लड़के के पास चले गए। दूसरा लड़का वो भी सो रहा था। उसके कमरे में प्रवेश करने के बाद देखा कि उसने पूरी तरह से घास अपने कमरे में फैला दी है और बीच में वह सो गया है। उसको जगाया और पूछा अपना कमरा भर दिया? हाँ पिताजी भर दिया और आपके 100 रुपये भी बचा लिए। वो कैसे? ये देखिए पूरा कमरा, अपनी ही खेती में घास जो उगी थी वह घास मैंने अपने यहाँ पर फैला दी और इस तरह से कमरा भर गया। आपने कहा था कि कमरा भर दो, मैंने कमरा भर दिया। और पिताजी ने कहा अरे भाई ये कमरा नहीं है, ये तो बथान के समान हो गया है जहाँ पर पालतू जानवरों को पाला पोसा जाता है, रखा जाता है, ऐसा स्थान तुमने बना दिया है। दोनों को लेकर वो तीसरे के पास आते हैं। जैसे दरवाज़ा खुलता है वैसे ही अंदर से धूप की बड़ी अच्छी महक बाहर आ जाती है और मन प्रसन्न हो जाता है। और कमरे का रूप देखने के बाद पता चलता है कि कमरा काफ़ी स्वच्छ है, साफ सुथरा है और भगवान की तस्वीर के सामने यह लड़का, तीसरा लड़का, वह दीप जलाकर धूप लगाकर अपनी आंखें बंद करके हुए बैठा हुआ है, भगवान का नामस्मरण लेते हुए। पिताजी को बड़ी खुशी होती है और इसे वो काबिल समझते हैं। यानी हमारा उत्तराधिकारी कौन होगा यह भी जानने के लिए कई प्रकार की परीक्षाएं ली जाती थी और ऐसी ही एक परीक्षा अपने उत्तराधिकारी को ढूंढने के लिए एक राजा लेता है। बड़ी सुंदर कहानी है, देखते हैं इस कहानी को। एक राजा था, उसके 4 बेटियां थीं। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमती होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। इसका फैसला कैसे हो, वह सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। अब देखिए कहानी बहुत पुरानी है। उसमें एक राजा था
और उसकी 4 बेटियां थीं। अब इन चारों में से सबसे बुद्धिमती कौन होगी, जो इस राजपाट को संभालेगी, राजगद्दी को संभालेगी? क्योंकि राजगद्दी को संभालना आसान नहीं होता, बड़ा ही मुश्किल काम होता है, और इसे संभालने के लिए बुद्धिमती होना ज़रूरी है। और इसीलिए वो इसका फैसला करने के लिए बार बार सोचता रहा, और अंत में उसे एक उपाय उसके दिमाग में आ गया, और इस उपाय के बारे में उसने उस पर अमल भी कर दिया। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100-100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद जब इन्हें मांगूंगा, तब तुम सब मुझे वापस कर देना। और इस राजा ने एक दिन अपनी चारों बेटियों को बुलाया, और बुलाने के बाद इन चारों बेटियों को गेहूं के 100-100 दाने दिए, और उनको बताया कि देखो, इसे तुम अपने पास रखो, लेकिन हाँ, संभल कर रखना, हाँ, क्योंकि 5 साल के बाद मैं इन दानों को मांगने वाला हूँ, और तब ये दाने मुझे वापस चाहिए। अब चारों बेटियों ने विचार किया, वो गेहूं के दाने ले लिए और वापस अपने अपने कक्ष में, अपने अपने महल में आ गई। और तब क्या हुआ देखिए, पिताजी ने ये जो गेहूं के दाने दिए थे, वो बस ऐसे ही नहीं दिए थे, इसके पीछे कुछ सोच, कुछ विचार था, और इस विचार से प्रेरित होकर राजा ने ये गेहूं के 100-100 दाने दिए थे। आगे देखिए क्या हुआ। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसने सोचा, आज से 5 साल बाद पिताजी गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या? और जो याद भी रहा तो क्या हुआ, भंडार से लेकर दे दूंगी। अब देखिए, चारों बेटियां, इन चारों बेटियों को 100-100 गेहूं के दाने राजा ने दिए, पिताजी ने दिए, और कहा कि इसे संभल कर रखो। जो सबसे बड़ी बेटी थी वह अपने कक्ष में आ गई, और अपने कक्ष में आने के बाद उसने क्या किया, ये गेहूं के 100 दाने जो थे वो खिड़की के बाहर फेंक दिए, जैसे कि उनका कोई मोल ही नहीं है, कोई कीमत ही नहीं है। पिताजी ने कहा था कि इन्हें संभल कर रखो, लेकिन इस बड़ी लड़की ने इन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया, और सोचने लगी कि 5 साल के बाद पिताजी को इन गेहूं के दानों के बारे में याद रहेगी? नहीं रहेगी। और अगर उन्होंने मांगा तो हमारा भंडार यानी हमारा कोठार भरा हुआ है गेहूं से, तो उसमें से 100 दाने लेकर उनको दे दूंगी, परेशानी खत्म। और इस तरह से वह बड़ी लापरवाही से उसने ये गेहूं के दाने खिड़की के बाहर फेंक दिए। अब ये जो पहली लड़की थी वो कितनी लापरवाह थी, इस बात से हमें पता चलता है। दूसरी बहन देखिए, दूसरी बहन ने दानों को चांदी की एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूक जी में डाल दिया। सोचा, 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। दूसरी बहन थोड़ी सी सयानी थी, उसने क्या किया, पिताजी की बातों का आदर सम्मान करते हुए वो अपने कक्ष में आ गई। कक्ष में आने के बाद उसके पास एक चांदी की डिब्बी थी, और इस चांदी की डिब्बी में एक मखमल यानी एक बहुत ही मुलायम कपड़ा, इस मुलायम कपड़े के थैले में उसने वो दाने रखे, और अपने पास जो संदूक जी थी, संदूक जी इसका मतलब छोटा संदूक, इस छोटे से संदूक में उसे बड़े जतन से उसने रख दिया। ऐसी चीज़ें जो काफ़ी महंगी होती हैं, महत्वपूर्ण होती है,
ऐसी चीज़ें इस तरह से चांदी की डिब्बे में रखी जाती थी। और उसने पिताजी की बात अपने सिर आँखों पर ली और उसने ये जो गेहूं के 100 दाने थे मखमल के बड़े मुलायम ऐसे कपड़े में थैले में रखी और संदूकची में, छोटे संदूक में उसे रख दिया और सोचने लगी कि 5 साल के बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तो यही दाने उठाकर मैं उनको वापस कर दूंगी। ये दूसरी बहन थी। अब देखिए तीसरी बहन पर इसका क्या असर हुआ। तीसरी बहन तीसरी बहन बस सोचती रही कि इसका क्या करूं। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी। शरारतें करना उसे बहुत पसंद था। उसे गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद थे। उसने दानों को भुनवा कर खा डाला और खेल में मग्न हो गई। देखिए तीसरी बहन जो थी वह अपने कक्ष में आकर सोचने लगी कि पिताजी ने ये दाने दिए हैं वो यूं ही नहीं दिए, कुछ विचार वह कर रही थी। जो चौथी बेटी थी, बहन थी, वो सबसे छोटी थी, अभी उसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी। शरारत करना उसे अच्छा लगता था। उसने क्या किया, उसे गेहूं के दाने और वो भी भुने दाने बड़े पसंद थे, इसलिए वो 100 दाने लेकर अपने कक्ष में आ गई। उन्हें भुनवा कर गर्म करके उसे खा डाला और खेल में मग्न हो गई। इस तरह से चारों बहनों ने अपने अपने सोच विचार से इन गेहूं के 100 दानों को अपने अपने तरीके से रख दिया या फेंक दिया। अब आगे क्या हुआ देखिए। तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे, जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह ही उन्हें सहेज कर रख देने की सोची, लेकिन वह ऐसा न कर सकी। 2-3 दिनों तक वह सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली जमीन में वे दाने बो दिए। समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। तीसरी राजकुमारी इन तीनों से थोड़ी सी अलग थी। ये गेहूं के 100 दाने लेकर वह अपने कक्ष में आ गई और जिस तरह से दूसरी बहन ने विचार किया कि उसे अपने पास रखना चाहिए, पिताजी मांग सकते हैं, इसलिए उसे बड़े संभल कर बड़े जतन से उसने रख दिए थे, वैसे ही तीसरी बहन ने भी सोचा कि अरे भाई पिताजी ने ये अगर वस्तु दी है, दाने दिए हैं, तो उसे संभल कर रखना चाहिए। और बाद में उसने सोचा कि ये दाने पिताजी ने यूं ही नहीं दिए, शायद इसके पीछे कोई मकसद होगा, कोई उद्देश्य होगा, कोई हेतु होगा। तो उसने क्या किया, अपने बाकी बहनों की तरह उसे सहेज कर यानी संभाल कर रखने की बात उसे सोचने लगी, लेकिन वह ऐसा न कर सकी। उसने क्या किया, 2-3 दिनों के बाद उसने अपने कमरे के खिड़की में, जो खिड़की थी, खिड़की के पीछे जो ज़मीन थी, इस ज़मीन में ये 100 दाने बो दिए। और बोने के बाद क्या हुआ, इस पर अंकुर फूटे। अंकुर फूटने के बाद पौधे तैयार हुए और उसमें से दाने निकले। राजकुमारी ने वो जो फसल थी वह काटी और इन दानों को दोबारा बो दिया। और ऐसे करते करते 5 साल में उसके पास ढेर सारा अनाज तैयार हुआ। और बाकी तीनों से अलग विचार, हटकर विचार उसने यह किया था। अब देखिए यहां पर अगला परिच्छेद। 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहाँ है वे दाने? बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिए। राजा ने पूछा,
क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? पहले तो राजकुमारी ने हाँ कह दिया, मगर राजा ने फिर कड़क कर पूछा, तब उसने सच्ची बात बता दी। अब देखिए 5 साल गुजर गए और 5 साल गुजर जाने के बाद यह बात राजा के दिमाग में थी। उसने एक दिन दोबारा अपनी चारों बच्चियों को बुलाया और चारों से पूछा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम्हें गेहूं के 100 दाने दिए थे, कहाँ हैं वे? वापस करने का समय आ गया है, दे दो वापस। अब ये बड़ी राजकुमारी जो थी उसने क्या किया था, उसने वो गेहूं के दाने बाहर फेंक दिए थे और सोचा था कि पिताजी को ये बात याद रहेगी, अगर बात याद आती है तो भंडार घर से गेहूं के दाने लेकर उनको वापस करूंगी। तो वो तुरंत भंडार घर में चली गई, वहां से गेहूं के 100 दाने लेकर आ गई और अपने पिताजी को देते हुए कहा, पिताजी ये लीजिए आपके गेहूं के 100 दाने। पिताजी ने वो गेहूं के दाने देखे, उनको शक आ गया, शक हो गया। उन्होंने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? पहले तो उसने बोल दिया कि हाँ पिताजी, यही आपने दिए थे जो मैंने संभल कर रखे हुए थे, बड़े सहेज कर उन्हें रखा था मैंने। और तब पिताजी को यह बात ठीक नहीं लगी, उन्होंने उससे कड़क कर पूछा, गुस्से में आकर पूछा, क्रोध से पूछा, और तब उसने सच्ची बात बता दी कि हाँ पिताजी, आपने जो दाने दिए थे गेहूं के वो मैंने बाहर फेंक दिए और फेंकने के बाद भंडार घर से ये नए दाने लेकर मैं यहाँ पर आपको दे दिए हैं। तो पिताजी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन क्या करें, अब जो हो गया सो हो गया। तो पहली जो उनकी बेटी थी सबसे बड़ी, उसका व्यवहार, उसका दुर्व्यवहार उन्होंने समझ लिया। राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ हैं? दूसरी राजकुमारी अपनी संदूकची में से मखमल के खोल वाली डिब्बी उठा लाई, जिसमें उसने गेहूं के दाने सहेज कर रखे थे। राजा ने उसे खोलकर देखा, दाने सड़ गए थे। अब दूसरी राजकुमारी की बारी आ गई, उसे पूछा गया कि मैंने जो 100 दाने दिए थे वो कहाँ हैं? दूसरी राजकुमारी अपने कमरे में चली गई, वहाँ पर उसने संदूकची, छोटा संदूक जो था उसको खोला, उसमें मखमल की खोल वाली डिब्बी थी, वह लेकर आई और अपने पिताजी को दे दिया। लेकिन पिताजी ने जब उसे खोलकर देखा तो वो जो दाने थे 5 साल से उस थैली में बंद पड़े थे, वो सड़ गए थे, खराब हो चुके थे। यानी दूसरी राजकुमारी ने वो दाने संभल कर रखे, लेकिन वो खराब हो चुके थे। तीसरी राजकुमारी से पूछा, तुमने क्या किया उन दानों का? तीसरी ने कहा, मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहां से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहां आपको कल ले चलूंगी। अब तीसरी राजकुमारी से पूछा गया, राजा ने पूछा कि तुमने क्या किया उन दानों का? और तब तीसरी राजकुमारी कहती है, पिताजी, अगर आपको ये गेहूं के 100 दाने चाहिए तो इसका जवाब मैं अभी नहीं दे सकती, लेकिन हाँ, ये गेहूं के 100 दाने जो आपने दिए थे उनका क्या हुआ वो मैं आपको कल उस स्थान पर ले चलूंगी, आप अपनी आंखों से खुद ही देख लीजिए। ऐसी बात ये तीसरी राजकुमारी बताती हैं। राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा। उसने उसी बेपरवाही से जवाब दिया, उन दानों की कोई कीमत है पिताजी? वैसे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े हैं, आप तो जानते हैं ना, मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत अच्छे लगते हैं, सो मैं उन्हें भुनवा कर खा गई। आप भी पिताजी किन किन चक्करों में पड़ जाते हैं। अब देखिए, सबसे छोटी थी और सबसे छोटी होने के कारण उसने उसी लापरवाही से जवाब दिया। उसने पिताजी से कहा, क्या पिताजी, आप भी क्या उन दानों की कोई कीमत है? अरे भाई, हमारा भंडार जो है, कोठार जो है, वो गेहूं के दानों से भरा पड़ा है, इतना अनाज हमारे पास है और आपको उन 100 दानों की पड़ी है। हाँ, आपको जानते ही है कि मुझे गेहूं के भुने दाने बड़े अच्छे लगते हैं, इसलिए जब आपने 100 दाने दिए मैं अपने कक्ष में आ गई, उन्हें भुनवा कर मैंने खा डाला। और पिताजी को ही उल्टा वो बोलती है
कि आप किस चक्कर में पड़ जाते हो, वो गेहूं के 100 दाने कहाँ हैं, ऐसी बात वह करती हैं। सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से ही थोड़ी उम्मीद थी, थोड़ी आशा थी। अब इन तीनों के उत्तर सुनने के बाद राजा, क्या हुआ होगा उस पर असर, राजा बड़ा निराश हुआ कि अरे भाई, इन तीनों चारों में से तीनों का जो कार्य है वह ठीक नहीं है। इसलिए राजा को निराशा हुई कि न जाने अब कौन वारिस होगा। और सिर्फ तीसरी बेटी, जिसने कहा था कि पिताजी ये गेहूं के 100 दाने मैं आपको कल दिखाऊंगी कि वो 100 दाने कहाँ पर हैं, बस तीसरी बेटी पर ही उसे आशा थी कि यही बेटी कुछ न कुछ अच्छा करके दिखलाएगी। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के वे दाने कहाँ हैं। राजा रथ पर सवार हो गया। रथ महल नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ चला। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रख छोड़े हैं वे तुमने वे 100 दाने? इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगवाओगी? अब देखिए, दूसरे दिन वह राजकुमारी खुद राजा के पास, अपने पिताजी के पास आ गई और उसने कहा, पिताजी चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो जो आपने गेहूं के 100 दाने दिए थे वो कहाँ पर हैं। राजा रथ पर सवार हो गए और नगर महल को पार करते हुए खेत खलिहान में पहुंच जाते हैं। और राजा सोचने लगता है कि अरे भाई, अब कितनी और दूर जाना पड़ेगा। और तब वो मायूस होकर पूछता भी है, परेशान होकर पूछता है कि अरे भाई, कहाँ है वो, आखिर 100 दाने तुमने कहाँ पर रखे हैं, और इस 100 दानों को पाने के लिए मुझे कहाँ कहाँ का के चक्कर लगवा रही हो। इस तरह से राजा अपनी परेशानी इन शब्दों में व्यक्त कर देता है। तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने देखा, सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। उसकी बालियां हवा में झूम रही थी, जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी ये हैं वे 100 दाने जो आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने हैं। मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। और तब क्या होता है, देखिए, राजा परेशान कि न जाने कहाँ कहाँ का चक्कर ये लगवा रही है मुझे। और तभी राजा का रथ एक हरे भरे खेत के सामने आकर रुक जाता है। राजा उस खेत की तरफ देखते हैं। देखने के बाद जो सामने खेत था, उसमें बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। फसल, अनाज आदि की पैदावार। और ऐसे लगा जैसे कि ये बालियां हवा में झूम रही हैं, धान की बालियां हवा में झूम रही है और राजा को बड़ा खुशी भरा गीत सुना रही हो। राजा ने परेशानी से राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी जो आपने 100 दाने दिए थे गेहूं के, आज आपके सामने सिर्फ 100 नहीं हैं, लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने ये प्रस्तुत है हरी भरी खेती। ये खेती आपने 100 दाने दिए थे, उनसे ही यह फसल तैयार हुई है। आपने 100 दाने दिए थे, लेकिन इन 100 दानों का मैंने लाखों दानों के रूप में आपको वापस देने के लिए ये मैंने रखे हुए हैं। इसलिए यह फसल पूरी की पूरी आपकी है। और जब ये सारी बात राजा सुनता है तो राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया। तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। और ये सारी बातें सुनने के बाद राजा को बड़ा अच्छा लगता है।
और राजा उस अपनी तीसरी बेटी को गले लगाता है और कहता है कि अब मैं निश्चिंत हो गया, अब कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मेरे बाद मेरे राज्य का पूरा कारोबार तुम संभाल सकती हो, इतनी योग्यता तुम्हारे पास है कि इन 100 दानों को संभाल कर रखने के लिए कहा था, लेकिन तुमने तो 100 दानों को लाख दानों में परिवर्तित कर दिया। सचमुच इस राज्य की तुम ही सच्ची उत्तराधिकारी हो। और इस तरह से ये तीसरी राजकुमारी उस राज्य की उत्तराधिकारी हो जाती हैं, वारिस हो जाती हैं। तो ऐसी यह सुंदर कहानी जो हमने अभी देखी, इसमें विभा रानी जी ने हमें संदेश दिया है कि हमारे पास जो भी साहित्य है, इनसे हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। यह भावार्थ, यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल लोक भारती हिंदी, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपकी जो भी समस्याएं हैं या जो भी परेशानियां हैं, नीचे दिए हुए चैट बॉक्स में आप पूछ सकते हो या अपने पाठशाला के अध्यापक से भी आप पूछ सकते हो। तो यहाँ पर मैं विनायक बगाड़े आपसे फिर से विदा लेता हूँ और वादा करता हूँ कि ऐसे ही एक नए वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊँगा। धन्यवाद। हम यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।